हेलो फ्रेंड्स, पाठक श्री के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अधिगम, चिंतन और अभिप्रेरणा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वो लेके आए हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन है, गैरट ने कितने प्रकार के अभिप्रेरक बताए हैं? जो गैरट थे मनोवैज्ञानिक, इन्होंने अभिप्रेरक के प्रकार बताए थे। वो कितने थे? 3। और देखें तो थॉमसन ने 2 और मैस्लो ने भी 2 बताए थे। नार्सिसिज्म क्या है? बालक का दूसरों पर मोहित होना। बालक अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है। बालक का दूसरों से ईर्ष्या करना, एक प्रकार का बाल अधिगम विकार। तो बालक अपने ही रूप में मोहित हो जाता है। इसका आंसर बी नंबर का। आगे है, बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है किस प्रकार के अधिगम के माध्यम से? तो या डायनेमिक या गत्यात्मक, समस्या समाधान, शाब्दिक, उन्नतोत्तर, नेवलेट। जो शरीर के अंगों का होता है इसे हम कार्यात्मक भी कहते हैं। तो जो कार्यात्मक होता है या डायनामिक, वही होता है शरीर के अंगों का संचालन। तो आंसर ए होगा। आगे है, स्वप्नों की व्याख्या नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विलियम जेम्स, ये तो नहीं थे। क्रो एंड क्रो, नहीं। सिगमंड फ्रायड, जो थे स्वप्नों की व्याख्या, जो बुक लिखी थी सिगमंड फ्रायड ने। आगे है, गेस्टाल्ट का अर्थ है। गेस्टाल्ट का अर्थ व्यवहार के रूप में, परिवर्तन के रूप में, मशीनों के रूप में या समग्र के रूप में। तो गेस्टाल्टवाद है होता है एक सीडीपी में, उसका जो अर्थ होता है समग्रता या समग्र के रूप में। नेक्स्ट है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने, बुटवर्थ ने, गिलफोर्ड ने, स्किनर ने। तो सीखना विकास की क्रिया है, लर्निंग डेवलपमेंट प्रोसेस, ये कहा है बुडवर्थ ने। नेक्स्ट है, एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है। इसे किस रक्षक प्रणाली में रखेंगे? प्रथम आने का प्रयास, पुष्टिकरण, प्रक्षेपण, प्रतिगमन या क्षतिपूर्ति। यह क्षतिपूर्ति, उसको लगता है कि हम प्रथम ना आ पाए, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए वह प्रथम आने का प्रयास करता है। तो किस में आएगा? क्षतिपूर्ति में। नेक्स्ट है, चिंतन मानसिक निरूपण, कॉन्सेप्ट मैपिंग का प्रतिपादन किसने किया? जोसेफ डी नोवाक, आर्मस्ट्रांग, मैस्लो, रॉस। तो इसका राइट आंसर जो है नोवाक, जोसेफ डी नोवाक। आगे है, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहा जाता है? जो भोजन के पूर्व जैसे घंटी का बजना या अदर कोई ऐसी ध्वनि हो तो उसको क्या कहा जाता है? अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक या अनुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित अनु। तो इसको कहा जाता है अनुबंधित उद्दीपक। आगे है, जब तर्क, चिंतन व कल्पना के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो अधिगम कहलाता है। कौन कौन से? तर्क, चिंतन और कल्पना। इन 3 चीज़ों के बेस पर जब कोई भी नॉलेज को प्राप्त किया जाता है तो वह अधिगम कहलाता है। प्रत्यक्षात्मक अधिगम, प्रत्यात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम, साहचर्य अधिगम। इसका राइट आंसर होगा प्रोएक्टिव लर्निंग, प्रत्यक्षात्मक अधिगम। आगे है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन कर सकते हैं। इसका श्रेय है थॉर्नडाइक को, पावलोव को या स्किनर को, हल को। इसका श्रेय जो है स्किनर को। आगे है,
नवीन एवं मौलिक ज्ञान को प्रकट करने का कौन सा सिद्धांत बल देता है? नवीन, नया और मौलिक ज्ञान, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, निर्मितवाद या तर्कशास्त्र। इसका राइट आंसर है निर्मितवाद। निर्मितवाद ही नवीन ज्ञान और मौलिक ज्ञान को प्रकट करने का सिद्धांत पर बल देता है। इसमें इनकरेक्ट चुनना है। मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक एरिक्सन, तो करेक्ट है। और मनोलैंगिक विकास के प्रवर्तक फ्रायड या नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक जीन पियाजे, क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कुर्ट लेविन। अब मनो सामाजिक विकास के प्रवर्तक जो एरिक्सन थे तो सही है। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक जो है फ्रायड, ये भी सही है। और नैतिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक जीन पियाजे, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी। आगे है अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसने की? अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसने की थी? एक ही थी पावलोव ने। ऑप्शन दिए हैं थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ। इसका राइट आंसर है पावलोव। नेक्स्ट है आदर्श एवं मूल्यों के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। आदर्श एवं मूल्यों के सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक, बीसी बागले, वुडवर्थ, स्पीयरमैन। तो इसका राइट आंसर जो होगा बीसी बागले। नेक्स्ट है बालक में किस अवस्था में चिंतन का पूर्ण विकास हो जाता है? तो इस वीडियो मैंने बनाई है चिंतन के बारे में, उसमें भी काफ़ी डिटेल है। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि चिंतन का पूर्ण विकास किस अवस्था में हो जाता है? यह जीन पियाजे का सिद्धांत जो भी है उसमें भी दिया हुआ है। तो शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पूर्व किशोरावस्था। आगे है उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं। उद्दीपक और अनुक्रिया, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है या बंधन बनता है वह उसके मध्य साहचर्य स्थापित होता है, उस प्रक्रम को हम कहते हैं अधिगम। क्योंकि जो उद्दीपक होगा और अनुक्रिया होगा तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं? अधिगम। और इसी की वजह से ही अधिगम सक्सेस होता है, इन दोनों की वजह से। व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। करके सीखना, सादृश्यात्मक सीखना, ज्ञानात्मक सीखना या प्रत्यक्षात्मक सीखना। तो इसका राइट आंसर है प्रत्यक्षात्मक सीखना। ठीक है, आगे है अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता है। जो अभिप्रेरित व्यवहार है एक दूसरे तो उसकी विशेषता कौन सी है? शक्ति का संचालन, क्रियात्मक केंद्रता, उत्सुकता एवं निरंतरता, आवश्यकता की पूर्ति। इसका राइट आंसर है आवश्यकता की पूर्ति। नेक्स्ट है पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा अनानुबंधित उद्दीपक। अभी ऐसा क्वेश्चन आगे भी देखा था। चलिए आगे है चिंतन के संबंध में असत्य है। चिंतन एक संज्ञानात्मक व्यवहार प्रक्रिया है, ये तो सही है। चिंतन जो है एक मानसिक क्रिया है, यह किसी उद्देश्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है, ये भी सही है। चिंतन जो है किसी मेन पर्पज को, जब कोई समस्या होगी तभी चिंतन होता है, इस प्रकार किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहता ही है, बिल्कुल सही बात है। यह समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है। मैंने पहले भी बताया कि यदि कोई समस्या होगी तो चिंतन जरूर होगा, उस चिंतन से ही समस्या सॉल्व होगी। चिंतन में गत्यात्मक खोज होती है, ये गलत है। चिंतन में कोई भी कार्यात्मक कार्य या अंगों द्वारा कार्य नहीं, मतलब
जो है यह मानसिक प्रक्रिया है, इसमें गत्यात्मक खोज नहीं हो सकती। नेक्स्ट है अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है। अब यह किसने कहा है? तो स्किनर ने, हाल्वार्ड ने और थॉर्नडाइक, क्रू एंड क्रू। तो इसका राइट आंसर हुआ हेल्बार्ड। नेक्स्ट है वह प्रतिक्रिया का सिद्धांत बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कौन है? थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर थॉर्नडाइक। आगे है पूर्व में सीखी गई सामग्री यदि बाद में सीखी गई सामग्री में अवरोध पैदा करे तो इसे क्या कहेंगे? ऊर्ध्वमुखी, पूर्वोन्मुखी, पृष्ठोन्मुखी या रिक्त अधिगम। तो इसका राइट आंसर है पूर्वोन्मुखी। आगे है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पावलोव का कुत्ता सही है, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था सही है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली सही है, कोहलर ने बिल्ली, ये गलत है। कोहलर ने बिल्ली पर प्रयोग नहीं किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे है चिंतन समस्या समाधान संबंधी व्यवहार अव्यक्त व्यवहार है। चिंतन समस्या समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार है। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने, सिगमंड फ्रायड ने, मोहसिन ने या गैरेट ने। तो इसका राइट आंसर होगा मोहसिन ने। बहुत सी इक्वेशन है, परिभाषाएं हैं जो हमें याद रखनी है और उन्हें हम ट्रिकों या अन्य के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो इस पर भी मैं एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व क्या है? शिक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग इसी नियम पर आधारित है। सीखने भाषा के सीखने के लिए विशेष उपयोगी है। यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल, पुनरावृत्ति पर बल। तो ये चारों ऑप्शन ही सही है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट, ये सभी। आगे है किस मनोवैज्ञानिक ने चूहों पर प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया है कि सीखने के पुनर्वलन आवश्यक है? तो यदि आपको ये सब याद नहीं रहा, सिर्फ चूहों पर जिसने रिसर्च की है उस मनोवैज्ञानिक का नाम था हल। ठीक है, आगे है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक हैं। रेखीय अनुक्रमित अभिक्रमित अनुदेशन, तो इसके प्रवर्तक हैं स्किनर। नेक्स्ट है देखिए इसमें एक ट्रिक भी दी है कि जो रेखीय थी वो स्किनर, रेस जीती मैगी खाकर क्योंकि साग का सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का अभिक्रमित अनुदेशन पाठ्यपुस्तक के स्वामित्व पर बल देता है? जो अभिक्रमित अनुदेशन होता है पाठ्यपुस्तक के स्वामित्व पर बल देता है, लेकिन वो कौन सा है, किस प्रकार का है, ये बताना है। तो रेखीय, शाखीय, मैथेटिक्स या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मैथेटिक्स। आगे है बालक समाज का अनुकरण करके सीखता है किस प्रकार, किस सिद्धांत के अनुसार? समाज का अनुकरण मतलब सामाजिकरण। तो यह किस सिद्धांत के अनुसार सीखता है? अनुक्रिया उद्दीपक के या निरीक्षण युक्त अधिगम सिद्धांत के, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के, अनुभवजन्य सिद्धांत के। तो इसका राइट आंसर होगा निरीक्षण युक्त अधिगम सिद्धांत के। मतलब इस सिद्धांत में बालक निरीक्षण करता है और उसका अनुकरण, उसकी नकल, इसकी कॉपी करता है। इस प्रकार वह अधिगम करता है या अधिगम से सीखता है। नेक्स्ट है मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन का नियम कौन सा नहीं है? मैथेटिक्स श्रृंखला का नियम, सामान्यकरण का नियम, विभेदी का नियम या अनुकरण नियम। तो इसका राइट आंसर होगा अनुकरण नियम। अनुकरण अलग बात है और मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन अलग है। नेक्स्ट है अधिगम का प्रतिस्थापन सिद्धांत किसने दिया? तो अधिगम का प्रतिस्थापन सिद्धांत कार्ल रोजर्स ने नहीं दिया, एडविन गुथरी ने ही दिया था अधिगम का प्रतिस्थापन सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट है और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पर किया था?
खरगोश पर। तो ये भी बात याद रखनी है आपको। इन्होंने खरगोश पर अपनी रिसर्च की और एडविन गुथरी ने दिया था अधिगम प्रतिस्थापन का सिद्धांत। चलिए, डी सेल ने अधिगम के कितने सोपान बताए हैं? तो इसका तो आंसर है 5। किसने कितने बताए हैं? 5। और किसने बताए हैं? डी सेल ने। चलिए, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव होता है। यह किसने कहा है? एटकिंसन ने या हिलगार्ड ने, अंडरवुड या स्किनर? तो यह किसने कहा है? अंडरवुड ने। आगे है, वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण द्वारा सीखना। वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण द्वारा सीखना। वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उस अनुसरण करता रहता है। उसके जो भी बालक होता है, जैसे वातावरण में परिवर्तन हुआ उसके अनुसार वह ढल गया, तो यह उनका ही अनुसरण करता है। यह किसने कहा? मर्फी ने, पील ने, सिगमंड फ्रायड ने, इनफ ने। तो यह पील ने कहा था। आपको यह याद रखना है। आगे है, एक और परिभाषा है जो एग्जाम में पूछी जाती है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का आयोजन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। यह किसने कहा था? वुडवर्थ। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखनी है। अंकों, शब्दों व संकेतों से सीखना क्या कहलाता है? अंकों, शब्दों और संकेतों से सीखना क्या कहलाता है? गत्यात्मक अधिगम, समस्या समाधान, शाब्दिक साहचर्य, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा शाब्दिक साहचर्य। ये है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इसका शैक्षणिक महत्व है धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए उपयोगी। बिल्कुल। अभ्यास के महत्व पर बल, ये भी सही है। पूर्व में की गई गलतियों से लाभ उठाकर सीखने में सहायक, ये भी सही है। परिश्रम के प्रति सकारात्मक आशा का संचार, ये भी सही है। तो इसके चारों ही ऑप्शन कैसे हैं? राइट। ठीक है, तो सभी। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व नहीं है। गेस्टाल्टवादी रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी, किशोरावस्था के बालकों के लिए उपयोगी, गणित विज्ञान जैसे विषयों के लिए आवश्यक, समस्या का समाधान छात्र स्वयं करें, इस प्रकार बल देता है। तो इसका राइट आंसर होगा गणित विज्ञान जैसे विषयों के लिए आवश्यक। ठीक है, आगे है, किस सिद्धांत से समस्या समाधान विधि का जन्म हुआ? समस्या समाधान विधि थी जो, उससे किस सिद्धांत से इसका जन्म हुआ? दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर है सूझबूझ का। जब सूझबूझ का सिद्धांत है, इसी सिद्धांत से समस्या समाधान विधि का जन्म हुआ। चलिए, आंसर आगे है, किस मनोवैज्ञानिक ने गुड़िया और जोकर पर अपना प्रयोग किया? गुड़िया और जोकर पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है यहाँ। सिगमंड फ्रायड, अल्बर्ट बांडुरा, स्किनर या गिलबर्ट? तो इसका राइट आंसर होगा अल्बर्ट बांडुरा। नेक्स्ट है, उपलब्धि अभिप्रेरणा से तात्पर्य श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा से है। उपलब्धि अभिप्रेरणा से तात्पर्य किससे है? श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा से है। तो इस लाइन को किसने कहा है? किस मनोवैज्ञानिक ने इसे कहा है, ये हमें बताना है। तो पहले है फर्नाल्ड, अल्बर्ट बांडुरा, स्किनर और गिलबर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा फर्नाल्ड। आगे है, किस सिद्धांत का अन्य नाम सुखवाद सिद्धांत है? जो एक सिद्धांत है उसका दूसरा नाम है सुखवाद सिद्धांत। हमें सिद्धांत का नाम बताना है। तो इसका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोरंजन सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर होगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। चलिए, आगे है, मृत्यु
तुल्य मूल प्रवृत्ति को मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इरोज, लिबिडो, थर्निटास, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा थर्निटास। थर्निटास को ही मृत्यु तुल्य प्रवृत्ति सिद्धांत या प्रवृत्ति को मनोविज्ञान की भाषा में थर्निटास कहते हैं। किससे? मृत्यु को। आपको याद रखना है। आगे है इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास किसमें होता है? लड़कों में होता है, लड़कियों में, चूहों में या किसी में नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा लड़कियों में। जो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है वो लड़कियों में पाई जाती है, तो इसका विकास भी लड़कियों में ही होता है। चलिए, मैंने एक वीडियो बनाई है अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, उसी में इलेक्ट्रा ग्रंथि का भी दिया हुआ है। निर्मितिवाद दर्शन शास्त्र की किस शाखा से संबंधित है? तो निर्मितिवाद दर्शन शास्त्र की किस शाखा से संबंधित है? हमें बताना है। तर्क मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा के तहत ही नीतिवाद या दर्शन शास्त्र से की शाखा को संबंधित किया जाता है या किया गया है। आगे है अभिप्रेरणा वह शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यह किसने कहा है? तो अभिप्रेरणा से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अभिप्रेरणा पर कार्य किया है वो मैकडूगल थे। इसलिए यह परिभाषा भी याद रखना है कि अभिप्रेरणा वह शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। तो मैस्लो, मैकडूगल, सिगमंड फ्रायड या गुडइनफ। तो इसको कहा है मैकडूगल ने। ठीक है, हमें ये बात याद रखनी है, उसका राइट आंसर भी है। चलिए नेक्स्ट है अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या माना? यदि अधिगम सफल हो गया तो इसका बेस क्या होगा? दंड व आरोप, पुरस्कार व प्रशंसा, लक्ष्य प्राप्ति, उत्कृष्ट इच्छा या अधिकारी बनने की इच्छा। तो इसका जो अधिगम होता है वो किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। यदि लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा आप में है तो आपका अधिगम सफल होगा, आप उस पर चलेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। नेक्स्ट है मुख्यतः अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? तो ये आपको पता ही होगा। अधिगम के कितने प्रकार हैं? 3। चलिए आगे देखते हैं। आज लास्ट क्वेश्चन है नवीन परिस्थितियों में अपने आप को ढालना या अनुकूलित करना ही अधिगम है। अभी किसने कहा है? हिलगार्ड ने। और एक बात और, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।